देखें 24 दिसंबर से इस टेस्ट सीरीज को हम लोग शुरू कर रहे हैं, करेक्ट? ओके, यहाँ पर करीब 30 टेस्ट सभी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। 11 सेक्शनल टेस्ट हैं, 11 सामान्य अध्ययन के फुल लेंथ टेस्ट हैं, FLT जिसे हम लोग कहते हैं, और CSAT के 8 फुल लेंथ टेस्ट। इसमें एक और बड़ी खास बात है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में ये उपलब्ध है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, वो चर्चा करेंगे इन प्रश्नों के ऊपर में आप सभी के साथ में, ताकि अगर किसी प्रश्न को करते हुए आपको समझ में नहीं आया कि इसका उत्तर यही क्यों है, राइट, रीजन समझ नहीं आता कि उत्तर क्यों सही है, तो यहाँ पर जब हमारे एक्सपर्ट्स आपसे बात करते हैं तो वो चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाती है, राइट? ओके, इसके अलावा बेटा सेक्शनल टेस्ट में इस तरीके से होगा प्राची, जैसे हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी का हो गया, राइट, करंट अफेयर्स के हो गए, तो इस तरीके से ये सेक्शनल टेस्ट डिसाइड किए जाते हैं, ये सेक्शनल टेस्ट तैयार किए जाते हैं, राइट? अच्छा, इसके अलावा आप आगे देखिए, ये टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में उपलब्ध है, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो ऑफलाइन मोड है भाई, ऑनलाइन मोड में तो ये टेस्ट हमारी जो ऐप है BEP बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप जो है, इसी ऐप पर मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जिस ऐप पर आप क्लास ले रहे हो, जिस ऐप पर आपकी क्लास चल रही है, यहीं पर मिल जाएगा ये तो। ओके, अब अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऑफलाइन में ये टेस्ट अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ पर मिलेगा, तो ऑफलाइन में ये टेस्ट आपको मिल जाएगा दिल्ली में, हैदराबाद के अंदर में, बेंगलोर के अंदर में, लखनऊ के अंदर में, जयपुर के अंदर में, इसके अलावा पुणे के अंदर में, इसके अलावा कोलकाता के अंदर में, ये हमारे प्रमुख ऑफलाइन सेंटर्स हैं। दिल्ली है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, कोलकाता है, लखनऊ है, जयपुर है। यहाँ पर भी इन सेंटर्स में अगर आप इस लोकेशन के आसपास कहीं रहते हैं तो लखनऊ में है बच्चे, तो मत, लखनऊ बताया मैंने, लखनऊ में उपलब्ध है, राइट? तो यहाँ पर ये आपको मिल सकता है, ठीक है। और ऑनलाइन में जो हमारी ऐप है बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, जिसके ऊपर आप इस वेबिनार को देख रहे हैं, वहीं पर ये उपलब्ध रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। बच्चे अधिक जानकारी के लिए ना कहाँ से मिलेगा, क्या, बाकी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं SME जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी आवाज उनको जा रही है तो बच्चों को हेल्पलाइन नंबर जरूर दे दें, जिस पर वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकें या मेल कर सकें इस सीरीज के संबंध में और जानकारियां प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ओके, वो सारी जानकारी मिल जाएगी आपको अर्चना, ठीक है। ओके श्रेया, इसके संबंध में जानकारी हमको भी प्राप्त करनी पड़ेगी कि उस क्षेत्र में। अब देखिए, आप हर एक कोचिंग संस्थान हर जगह तो हो नहीं सकता, राइट? तो मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहूंगा। बाकी हमारी टीम ने देखिए आपके लिए नंबर भेज दिया है, एक फोन नंबर आपके लिए भेजा गया होगा, एक मेल ID भेजी गई होगी, राइट? आप यहाँ पर मेल करके भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अंकित, फिर से, ये मेरा क्षेत्र नहीं है बेटा, आपके पास मेल IDs होंगी, कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप वहां बात करेंगे। देखिए, मैं शिक्षक हूँ, टेक्निकलिटीज वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, और कुछ सूचना अगर आपके लिए है, आपके काम की कोई जानकारी है, तो वो जानकारी आप तक पहुंचा देना। करेक्ट बात है? चलिए, तो आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सब लोग रेडी हैं? सब लोग क्लास में आ चुके हैं मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने थोड़ा वक्त ले लिया। सब लोग आ चुके हैं? चलिए ठीक है, गिफ्ट कर देंगे, आप मिलिए दिल्ली में, गिफ्ट कर देंगे आपको ये, ठीक। तो आज के विषय क्या क्या है, चलिए सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, कॉपी पेन ले करके बैठना। आप में से बहुत से लोग मुझसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंचों से, ऑफलाइन
ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, वर्कशॉप में ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि सर जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर को करंट अफेयर्स के साथ कैसे तैयार करें। तो ये आप ही के लिए काम किया गया है कि अब तक हम लोग पढ़ा तो इसको रहे, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग विषयों के साथ जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल अलग कर दिया, हमने आईआर को बिल्कुल अलग कर दिया, हमने ज्योग्राफी बिल्कुल अलग कर दी। तो अब आपको सारी जानकारी, जितनी काम की जानकारी पिछले 15-20 दिन, महीने भर की, वो सारी एक ही जगह पर एक ही क्लास में मिल जाएगी। करेक्ट? तो इसका फायदा उठाइए। पहला विषय रहेगा आज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत गुजरात का गरबा। इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या देखते हैं, कोझीकोड और ग्वालियर ने सांस्कृतिक योगदान के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त की। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब अगर आप शुरुआत के इन टॉपिक्स को देखें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बहुत काम की चीज है। भारत में करीब 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें आ चुकी हैं और ये परीक्षा में, आपकी परीक्षा में, प्रीलिम्स में पहले भी प्रश्न यहाँ से बन चुके हैं। गरबा एक प्रकार का नृत्य है। गरबा क्या होता है, एक प्रकार का डांस है, नृत्य है। इस नृत्य का अपना महत्व है, इसमें दार्शनिक तत्व भी हैं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट भी हैं। और मैं बार बार कहता हूं आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाते हुए कि आप जब किसी चीज को पढ़ें, अगर उसमें कोई दार्शनिक तत्व है, अगर उसमें कोई फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, तो हमेशा उसको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी के अगर मेंस में आप जाएं, अगर मुख्य परीक्षा में आप जाएं, तो वो अक्सर इसी मुद्दे पर, कोई इमारत है तो कोई इमारत बनने के पहले किसी के दिमाग में बनी होगी, किसी के मस्तिष्क में बनी होगी, कोई विचार उसके पीछे आया होगा। करेक्ट? तो दार्शनिक तत्वों पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पर आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ भी कुछ है, हम पूरी बात करेंगे। इसके अलावा कोझीकोड और ग्वालियर ने सांस्कृतिक योगदान के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त की। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? यहां से भी प्रश्न बने हैं प्रीलिम्स के अंदर में। और अगर कोझीकोड केरला के अंदर में, कोझीकोड कहां पर है, केरला के अंदर में, केरल के अंदर में है, और ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर में है। राइट? तो अब इनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए पहल की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कंपटीशन की भावना को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जीआई टैग हमेशा चर्चा में रहता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब देखो, अगर आप भारत में देखोगे ना, तो 200 से ज्यादा आइटम्स को जीआई टैग मिला है, 200 से ज्यादा आइटम है। अब आप पूछोगे सर सारे कैसे करेंगे, तो मैं हमेशा कहता हूँ सारे नहीं करने हैं। पिछले 1.5-2 साल के अंदर में, मान लीजिए आप 2024 में प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, कब देने जा रहे हैं, 2024 में प्रीलिम्स आप देंगे, तो 2024 का प्रीलिम्स है, इसके कम से कम 1 से 1.5 साल या थोड़ा सेफ साइड रखते हुए 1.5 से 2 साल में जिन जिन आइटम्स को जीआई टैग मिला है उनकी विशेषताएं क्या है उसको पढ़ लीजिए, खत्म, आसान है। राइट? और जीआई टैग अगर आप देखें, जीआई टैग का तो इतिहास बदलना नहीं है कि जीआई टैग कब आया था, कब शुरू किया गया था, जरा बताना आप लोग। आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि जीआई टैग भारत में कब से शुरू किया गया है, इनबॉक्स में आप भेजो। इसके अलावा बोईता बंदना, भाई ये हर साल होता है, बोईता बंदना हर साल होता है, वार्षिक त्योहार है उड़ीसा के अंदर में, हर साल होता है, हर साल पढ़ाते हैं। पिछले वर्ष पढ़ाया था, उसके पहले पढ़ाया था, इस साल फिर पढ़ाएंगे। चन्ना पटना खिलौने भारत में खूब चर्चा में रहते हैं, अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं, बात करेंगे चन्ना पटना की फिर से। इसके अलावा मेरा गांव मेरी धरोहर, अच्छा इनिशिएटिव है गांवों के क्षेत्र में। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी गोइंग टॉपिक है। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो पहला मुद्दा है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, और इसके अंदर में क्या है, गुजरात का गरबा। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप लोगों ने जीआई के संदर्भ में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप गुजरात के अंदर में, यहाँ पर आप देखिएगा, गुजरात के अंदर में
एक नृत्य हमारे सामने आता है हमारे गुजरात के क्षेत्र के अंदर में, गरबा। अब गरबा का आयोजन कब होता है, आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना पड़ेगा कि गरबा का आयोजन कब होता है। तो मुख्य रूप से इसका आयोजन कब होता है, नवरात्रि पर। वैसे तो खुशी के अवसरों पर कभी भी गरबा आपके सामने आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम कब देखते हैं, नवरात्रि पर। नवरात्रि पर शक्ति पूजा माँ अंबा या माँ दुर्गा की पूजा, ठीक है। ओके, अब ये तो बात हुई कि गरबे का आयोजन होता कब है, ये बताया मैंने आपको। अब यहाँ पर आप देखो, एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि सर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, ये चीज क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या है। देखो, अमूर्त का मतलब ये होता है कि जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, ये परंपराएं होती हैं। अमूर्त क्या है, जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये क्या होती हैं, कोई परंपरा हो सकती है, कोई नृत्य हो सकता है। अब देखो, मान लो कोई मंत्र का जप कर रहा है, मान लो कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, या गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र ही तो है, ओम भूर्भुवः स्वः जप चल रहा है, तो क्या इस मंत्र के जप को आप टच कर सकते हो, नहीं। तो परंपरा है कि वैदिक मंत्रों का जप किस प्रकार से होना चाहिए, कुंभ के मेले का आयोजन कैसे होगा, दुर्गा पूजा का आयोजन कैसे होगा, नृत्य कैसे किया जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पर इस बात को समझें कि अमूर्त विरासत जो होती है, जब हम बात करते हैं कि अमूर्त विरासत क्या है, तो अमूर्त विरासत जो है वो कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, कुछ ऐसे नृत्य हो सकते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, राइट। भारत के अंदर में अगर हम बात करते हैं, करेक्ट, भारत के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो करीब 15 के आसपास हमें अमूर्त विरासतें नजर आती हैं, और 15वीं अमूर्त विरासत के रूप में हमारे सामने कौन आता है, गुजरात का गरबा आता है। अच्छा, ठीक है। अब अगला मुद्दा यहाँ पर एग्जाम में यह निकलता है, एग्जाम के लिए निकलता है कि आखिर इसकी घोषणा कौन करता है, हु अनाउंसेस, अनाउंस कौन करता है। अच्छा प्रश्न है, घोषणा कौन करता है, तो घोषणा कौन करता है, यूनेस्को करता है। कौन करता है घोषणा, यूनेस्को करता है। यूनेस्को की एक समिति है, अंतर सरकारी समिति है, और इस समिति का नाम क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए अंतर सरकारी समिति, ICH। ICH अर्थात इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंग्लिश में कहते हैं ICH। आप यहाँ देख लो, इंग्लिश में कहते हैं ICH। अमूर्त मतलब इंटेंजिबल, सांस्कृतिक मतलब कल्चरल, धरोहर मतलब हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इसकी बैठक हुई बोत्सवाना में। बोत्सवाना ये जगह कहाँ पर है, अफ्रीका में। कहाँ पर है, अफ्रीका में। अफ्रीका में इसकी बैठक हुई, और इस बैठक के अंदर में इसको, हाँ बिल्कुल, पहले 14 थे अब 15 हो गए, बिल्कुल सही बात है राजू। हम बिल्कुल बात करेंगे GI टैग के बारे में, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, टॉपिक आने दीजिए, बिल्कुल बात होगी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, जब कन्वेंशन पूछ लेता है ना, तो लोग सोच रहे होते हैं पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो अगर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतर सरकारी समिति की बैठक हुई। अब ये बैठक के नंबर वगैरह तो मैं याद नहीं करने होते हैं, ठीक है। 2003 के कन्वेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत 2003 में यूनेस्को ने कुछ नियम लागू किए थे कि मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं उनकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा मूर्त सांस्कृतिक धरोहर, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर भी तो होती है जिसकी रक्षा करता है यूनेस्को, राइट, जिसकी रक्षा करता है यूनेस्को। तो अब यहाँ पर जरा आप लोग समझिएगा, जैसे भारत में आप देखो लाल किला है, भारत में आप देखो लाल किला है, ठीक है, दिल्ली के अंदर वाला, दिल्ली का लाल किला है, राइट, कुतुब मीनार है। ऐसे
अनेकों स्थल आपको दिख जाएंगे भारत के अंदर में, ठीक, करीब 40-42 के आसपास आपको स्थल दिख जाएंगे भारत के अंदर में, जो किसमें शामिल है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, राइट। अच्छा, तो अभी कुल मिलाकर के यहाँ पर है क्या चीज, अभी यहाँ पर हो क्या रहा है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या होती है, मूर्त सांस्कृतिक धरोहर वो क्षेत्र होते हैं, अब वो विरासतें होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लाल किला। अब लाल किला आप जाइए तो लाल किला पर हाथ रख के खड़े हो सकते हो ना, ये लाल किला है, यू कैन टच, यू कैन फील दैट। तो अच्छा, तो अभी अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज, अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि भारत में मूर्त सांस्कृतिक धरोहरें जो है भारत के अंदर में 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, और मूर्त कितनी है, करीब 15 है। तो अब आपको मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में जो अंतर है वो अंतर समझ में आ गया होगा, करेक्ट बात है। हाँ बिल्कुल सुनील, जो प्रमुख विषय हैं उनकी अलग अलग होगा, उनकी अलग अलग क्लासेस होंगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल अंशुमन, वेरी गुड, एग्जैक्ट नंबर आपने शेयर किए हैं, राइट, ओके। अब यहाँ पर आप आगे देखिए कि ये जो विरासतें हैं, जो हमारी जो कल्चर है, जो हमारी विरासत है ना, इसकी रक्षा के लिए हमारा कौन सा मंत्रालय काम करता है, मंत्रालय का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए कि संस्कृति मंत्रालय, इन सब क्षेत्रों में कौन सा मंत्रालय काम करता हुआ मिलेगा, संस्कृति मंत्रालय काम करता हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा अब आप आगे देखें गरबा के विषय में, आप कुछ बातें अब जरा और देखिए। जो गरबा शब्द है, जो गरबा शब्द है, ठीक है, ये निकला है किससे, गर्भ से। गरबा कहां से निकला है, गर्भ शब्द से ये उत्पन्न हुआ है। अब गर्भ, अब देखिए गर्भ किसका प्रतीक है, गर्भ जो है महिला का जो गर्भ है वो किसका प्रतीक है, या गर्भगृह होता है तो महिला के साथ में जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप सिंपल समझो, गर्भ वॉम्ब जो होता है प्रतीक किसका है, वो प्रतीक है सृजन का, यस और नो बोलिए, गर्भ किसका प्रतीक है, गर्भ किसका प्रतीक है, सृजन का, करेक्ट, निर्माण का, नई शक्ति का प्रतीक है गर्भ, वॉम्ब, राइट, ओके। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा कि जब गरबा का आयोजन होता है, एक बड़ी खास बात है यहाँ पर, इसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पता लगा एग्जाम में तुमसे पूछ लिया विशेषता बताइए, और यहाँ पर लिख दिया कम से कम 6 लोग होने चाहिए गरबा में, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए। अब जब गरबा का आयोजन होता है तो बीच में एक दीपक रखा जाता है, बीच में क्या रखते हैं, एक दीपक रखते हैं, और चारों तरफ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर लोग नृत्य करते हैं, चारों तरफ लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अब मैं सब क्यों बता रहा हूं, तो उसकी वजह है कि जो दीपक है, जो दीपक यहाँ बीच में रखा गया है, ये दीपक वास्तव में किसका प्रतीक है, गर्भ का प्रतीक है, ये दीपक, समझ गए। जो यहाँ दीपक रखा गया है बीच में, गरबा डांस को करते हुए मिट्टी का दीपक यहाँ पर बीच में होगा, मिट्टी का दीपक होगा बीच में, ये दीपक है मिट्टी का, ठीक है, ये गर्भ का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। अब लोग जो यहाँ पर डांस करते हैं, जो लोग यहाँ पर नृत्य करते हैं घूमते हुए, राइट, ये जो लोग यहाँ पर चक्कर लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए जो नृत्य करते हैं, ये क्या दिखाता है, ये जीवन और मृत्यु का, जीवन और मृत्यु का चक्र दिखाता है, क्या दिखाता है, जीवन मृत्यु का चक्र दिखाता है, ये इसको दिखाता है, ये समय का चक्र दिखाता है। तो बोलिए आपको ये बात क्लियर हुई, पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर 2 बड़ी बातें हैं। हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं नैतिक, ठीक है, हालांकि रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, जब रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से भी आप लिख सकते हो, आप चाहो लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, ओके। तो
बहुत अच्छे दोमन, वेरी गुड इंफॉर्मेशन, ठीक है भाई। ओके, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब देखिए, अगर परीक्षा में आ गया कि गरबा में जो चक्कर लगाया जाता है नृत्य करते हुए, वो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाता है। भाई आधी जनता ना सोचती रहेगी पता नहीं क्या हो गया, समझे। जो मिट्टी का दीपक होता है बीच में, वो गर्भ को दिखाता है, वो सृजन को दिखाता है। समझ रहे हैं, यूपीएससी हमेशा ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर खेल जाता है और लोग समझ नहीं पाते इसको। ओके चलिए, अब यहां पर आगे देखिए। अब आगे आप यहां पर देखिएगा कि जो बातें तुमको मैंने बताई हैं, इसका आप रिवीजन देख लो, इसका अभ्यास आप देख लो। गरबा का अर्थ होता है गर्भ, और ये देखिए यहाँ पर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, गर्भ द्वीप से इसकी उत्पत्ति हुई है, राइट। ओके, इसके अलावा आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर मिट्टी का एक बर्तन रखा जाता है, मिट्टी का एक दीपक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मिट्टी का दीपक बनाया जाता है, और इसके चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हुए नाचते हैं, और ये दर्शाता है किसको? जन्म और मृत्यु के चक्र को। यही बताया था, जन्म और मृत्यु का चक्र दिखाता है, करेक्ट। ठीक है, यहां तक बात हुई गरबा के बारे में। अब आप आगे देखो, आपको जब सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी करते हो, तो ये जो संगठन है, इस संगठन के फुल फॉर्म्स, इनकी बेसिक जानकारी बहुत काम की रहती है आपके लिए। जैसे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसका निर्माण 1945 में हुआ, राइट। ये पता होने चाहिए, बेसिक्स है, एग्जाम में आए चाहे ना आए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की एक पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, आप देखें। वैदिक जप, रामलीला, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रमन धार्मिक त्योहार है, मुडियट्टू। अब देखो मुडियट्टू क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें तो मुडियट्टू क्या है? मुडियट्टू भी एक प्रकार का नृत्य है, एक प्रकार का क्या है? डांस है, राइट। इसके अलावा छऊ, ये भी डांस है। कालबेलिया, ये गीत भी है और डांस भी है। जरा एक बात आप बताना मुझे। और संकीर्तन, संकीर्तन भी क्या है? डांस है। तो आपसे परीक्षा में ना एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है, क्वेश्चन आपके सामने ये बन सकता है कि जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है भारत के संदर्भ में, उसमें कौन कौन से नृत्य शामिल हैं, कौन कौन से डांस स्टाइल शामिल हैं। तो आपको जो डांस है यहाँ पर, वो कैटेगरी पूरी पता होनी चाहिए। अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप देखो तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी में क्या है? केवल डांस, केवल डांस है यहाँ पर, राइट। इसके अलावा इनके एरिया आ सकते हैं मैच करने के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर हम गरबा की बात करते हैं, तो गरबा का संबंध कहाँ से? मुख्य रूप से गुजरात से है। गुजरात के अलावा जो मालवा का एरिया है, वहां पर भी गरबा नृत्य किया जाता है, वहां भी दिखता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखो तो कालबेलिया कहाँ पर है? कालबेलिया राजस्थान में है। मुडियट्टू कहाँ पर है? केरला में है। छऊ कहाँ पर, छऊ कहाँ पर दिखता है? पूर्वी भारत में दिखता है। संकीर्तन कहाँ दिखता है? मणिपुर में। बोलो मैचिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? अब बोलिएगा 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। पढ़ा सबने होगा, पढ़ा सबने होगा, लेकिन लोगों ने अभ्यास नहीं किया होगा। ललिता मैंने बता दिया है, पूर्वी भारत में बेसिकली झारखंड का एरिया हो गया, उड़ीसा का एरिया हो गया, बंगाल के एरिया हो गया, वहां पर छऊ हमको देखने को मिलता है इन सारे एरियाज के अंदर में। ध्यान से पढ़ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से पढ़ना, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की भारत में हुई बैठक के दौरान गरबा को इस सूची में शामिल किया गया है। भारत में बैठक हुई। गरबा पारंपरिक रूप से नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है, जो एक मिट्टी के दीपक के चारों ओर होता है।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा का उल्लेख किया गया है। अभी लिस्ट आपको दिखाई थी, वहीं से क्वेश्चन निकाल दिया है, राइट। अच्छा भाई चलिए, तो एक काम करते हैं, आपको मालूम करना है सही कथन, ठीक है। मैं आपको देता हूं पोल और देखते हैं जरा कि आप लोग इसमें क्या करते हैं। ओके चलिए भाई, आप लोग जवाब यहां पर भी भेज सकते हो और आप पोल पर भी आंसर कर सकते हैं। एक सेकेंड, कुछ हुआ है। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से लॉन्च कर देता हूं इसको, कुछ हुआ था इसमें शायद। आप जहां कंफर्टेबल है वहां आंसर कर दो, आप यहां कमेंट बॉक्स में कर दो। अधिकांश लोग सही जवाब ही भेज रहे हैं इसमें। आपको पोल मिल गया है, आप पोल पर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सम्राट, थोड़ा हुआ था उसमें, मुझे भी समझ आया था कुछ हुआ है। अब देखो, आप लोग ट्रैप हुए ना। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बैठक जिसमें गरबा को इस सूची में शामिल किया गया है, ये बैठक कहाँ हुई थी? अभी तुमको नाम बताया था, कहां पर हुई थी? बोत्सवाना में हुई थी, समझे? यही फंस गए हैं, मुझे पता था इसी में ट्रैप होंगे। पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, केवल दो कथन यहाँ पर सही थे। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है कोझी कोड। एक सेकेंड, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हम मेंस का भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है यहां से मेंस का भी निकल सकता है। चलिए, मेंस का मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी मैं यहां पर एक आपको देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं मेंस में जीएस पेपर 1 के लिए। ठीक, क्वेश्चन है भारत में प्रदर्शन कला की समृद्ध परंपरा रही है। गरबा नृत्य के संदर्भ में, गरबा नृत्य के संदर्भ में, और या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा इसका दायरा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने छऊ वगैरह सब बताया है, तो ऐसे कर लेते हैं लोक नृत्य। लोक नृत्य के संदर्भ में, लोक नृत्य के संदर्भ में दार्शनिक और पारंपरिक विषयों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें।
150 वर्ड्स 10 मार्क्स। समझ रहे हैं? ओके, मैंने बोल भी दिया है, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। भारत में प्रदर्शन कला की समृद्ध परंपरा रही है। ओके, लोक नृत्य के संदर्भ में दार्शनिक और पारंपरिक विषयों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें। क्योंकि मैंने देखो अभी छऊ, कालबेलिया, राइट, संकीर्तन, गरबा बता ही रहा हूं मैं आपको, राइट। तो ये सारे के सारे विषय यहाँ पर उभर के सामने आएंगे। तो आप जब कला और संस्कृति को अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर आप करंट अफेयर्स के साथ में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल गरबा को जोड़ करके अश्वनी और अन्य नृत्यों को, उनको भी जोड़ करके आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिएगा अगला विषय, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, कोझिकोड और ग्वालियर ने सांस्कृतिक योगदान के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त की। तो यूनेस्को से आप मुलाकात करके आ गए, जरा बताना भाई यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? हाँ जी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है? सबको पता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यूनेस्को का हेडक्वार्टर ही नहीं जान रहे हो? बिल्कुल सही, देखो अफ्रीका पहुंचा दिया। कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में, समझे? ओके चलिए आगे चलते हैं यहां से। अगला मुद्दा है, कोझिकोड और ग्वालियर ने सांस्कृतिक योगदान के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त की। अब कोझिकोड कहां पर है? केरला। ग्वालियर कहां पर है? मध्य प्रदेश। अब यहां पर हुआ क्या है अल्टीमेटली, आप पहले वो समझो। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यूनेस्को विरासतों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो मूर्त विरासत है, अमूर्त विरासत है। तो 2004 में हम लोग देखते हैं, 2004 में हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को ने काम किया। 2004 में यूनेस्को ने शहरों का एक नेटवर्क बनाया, जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक शहरों का नेटवर्क। क्या कहते हैं? रचनात्मक शहरों का नेटवर्क। रचनात्मक शहरों का नेटवर्क मतलब कुछ ऐसे शहर हैं जिनकी अपनी एक विशेषता है। जैसे अगर आप देखो भारत में बनारस, वाराणसी, म्यूजिक, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, उनका संबंध बनारस के साथ रहा, ठीक है। शहनाई वादक, बनारस से एक बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न दिया गया था उनको। किसी को नाम पता है? नाम पता है तो यहाँ भेजिए, राइट। ओके बिल्कुल सही, बिस्मिल्लाह खान साहब, वेरी गुड। चेन्नई, चेन्नई में अगेन आप देखो म्यूजिक, चेन्नई भी म्यूजिक के लिए बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा मुंबई फिल्मों के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? पाक कला। हैदराबाद का भोजन, हैदराबादी भोजन, बिरयानी का नाम लेते हैं चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज, तो हैदराबाद का जिक्र पहले आता है, हैदराबादी बिरयानी। ओके, श्रीनगर शिल्प और लोक कला, जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए। तो भारत की बात तुमको बताइए, ये तो मैंने क्या बताया आपको? भारत के विषय बताया है। दुनिया भर के अनेक देशों के अंदर में ऐसे बेहतरीन शानदार शहर हैं, और यूनेस्को ने एक टारगेट लिया कि हम इन सारे शहरों का संरक्षण करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ देखिए SDG 11 के साथ में जुड़ा हुआ है, जो कहता है सतत शहर और समुदाय। कि शहरों और समुदायों का विकास ऐसे होना चाहिए कि विकास की निरंतरता कभी टूटने ना पाए। एक और क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि जो रचनात्मक शहरों का नेटवर्क है, ये कितने आधारों पर तैयार किया जाता है? इसके आधार क्या है? तो आधार है 7, पता होने चाहिए एज इट इज। 7 आधार कौन कौन से हैं? आप देखो यहाँ पर शिल्प और लोक कला है, मीडिया कला है, फिल्म है, डिजाइन है, पाक कला है, साहित्य और संगीत है। 7 आधार।
आप देख रहे हैं इन 4 लाइन से एग्जाम के कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। चलो अब चलते हैं भारत में। भारत में अभी हुआ क्या, तो कोझिकोड केरला में और ग्वालियर एमपी के अंदर में इनको जो है स्थान दिया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क के जो है जगह में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फिर से आएगी, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय आएगा। और अगर आप यहाँ देखें कोझिकोड और ग्वालियर की विशेषताएं क्या है, इनकी खासियत क्या है, अगर आप इसको देखें, देखिए अगर आप यहाँ पर देखें तो संगीत के आधार पर, संगीत को आधार बनाकर ग्वालियर से पहले, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्वालियर के पहले और अभी आप देख करके भी आए हो कि वाराणसी और चेन्नई संगीत के आधार पर पहले ही शामिल हो चुके हैं। तो अगर आपके सामने मुद्दा आ जाए कि संगीत के आधार पर क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में भारत के कितने शहर हैं, तो आप कितने बताओगे, कितने बताओगे? 3 बताओगे। वाराणसी पहले है, फिर चेन्नई है, फिर ग्वालियर है, ग्वालियर तीसरा है। अब ग्वालियर ऐसे ही चर्चा में नहीं है, ग्वालियर वो क्षेत्र है जहां तानसेन जो कि सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, और तानसेन जो कि एक संगीतकार थे जिन्होंने कई सारे राग तैयार किए थे, तानसेन ने। जैसे इनका एक राग था मियाँ की मल्हार। तानसेन ध्रुपद गायक थे। तानसेन क्या गाते थे? ध्रुपद गायक थे तानसेन। ध्रुपद क्या होता है? ध्रुपद हिंदुस्तानी जो संगीत है, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक की एक कला, एक उपकला होती है, उसकी एक शैली है। ध्रुपद मुख्य रूप से मंदिरों में गाया जाता था, और तानसेन और इनके जैसे अन्य संगीतकार इसको लेकर के पहुंचे दरबार के अंदर में। ओके, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ग्वालियर घराना है जिसका संबंध किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ में है। अब यहां पर आप देखें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ा हुआ है ग्वालियर घराना। करेक्ट, ओके। इसके अलावा भारत के सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े संगीत समारोहों में से एक तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां पर होता है? तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहां पर होता है? तो ग्वालियर में होता है। अब आप बताओ, इतने सारे क्वेश्चन हैं जो ग्वालियर से हमारे सामने निकल सकते हैं कि ग्वालियर के पास संगीत की कितनी समृद्ध परंपरा है। चलिए एमपी से निकलते हैं, केरला चलते हैं। तो कोझिकोड, अगर आप कोझिकोड को देखें तो कोझिकोड, इसको हम कैलीकट भी कहते हैं, कालीकट भी कहते हैं। और कैलीकट का जिक्र आते ही आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि अरे ये तो मसालों का शहर है, कैलीकट तो मसालों का शहर है। वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया था तो सबसे पहले कहाँ आया था? कैलीकट ही तो आया था। जमोरिन, जिन्हें सामूथिरी भी कहते थे, भी कहते थे, ये इन क्षेत्रों का शासन चलाते थे। लेकिन अब यहीं पर राज की बात है, और काम की बात है कि कोझिकोड के अंदर में एक बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, केरला लिटरेचर फेस्टिवल। मैं यहाँ पर लिख करके आपको बताऊंगा, आप यहाँ देखेंगे केरला साहित्य उत्सव कहां पर इसका आयोजन होता है? इसका आयोजन होता है कोझिकोड में। कहां पर होता है? कोझिकोड में होता है। इसके अलावा इसी क्षेत्र के अंदर में हम देखते हैं कि कुछ बहुत बेहतरीन यहाँ पर जो है
जो साहित्यकार हैं वो हुए हैं इसी क्षेत्र के अंदर में, वो हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये क्षेत्र, यहाँ पर एक बड़े लेखक थे, मैं इनका नाम आपको दे रहा हूं, परीक्षा में अगर आएगा तो ये सब परेशान कर देते हैं। फिर आप पढ़ते हो अरे अरे कोझिकोड से आया था, ओहो तो आना ही था। तो आप यहीं पर देख लीजिए, ये एक लेखक थे अप्पू नेडू अप्पू नेडुनगडी, ये लेखक थे और इनकी एक पुस्तक थी, इनका एक नॉवल था, मलयाली भाषा में था और इस नॉवल का नाम था गुंडालथा, गुंडालथा, या चलिए हम ऐसे भी लिख देते हैं गुंडालथा। आई बात समझ में? ओके, तो अब यहां पर आप देख लेंगे, आपको यहां से ये बात दिख गई होगी कि किस प्रकार से ये एक बड़े लेखक हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, अप्पू नेडुनगडी ये लेखक हैं, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध मलयाली भाषा में नॉवल है गुंडालथा, ठीक है, और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये केरला के थे। इसके ये कोझिकोड के रहने वाले थे, समझ रहे हैं इस बात को? इसके अलावा केरला साहित्य उत्सव जो कि 2016 से मनाया जाता है, 2016 से मनाया जाता है और ये यहीं पर कोझिकोड में ही इसका आयोजन होता है। एक दौर में आदि शंकराचार्य भी इस क्षेत्र में आकर के रुके थे, उन्होंने भी यहाँ पर निवास कुछ समय के लिए किया था। तो ये एक और महत्व है जो कि आप जोड़ करके देख सकते हैं कोझिकोड के अंदर में, कोझिकोड के साथ में। करेक्ट बात है, क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो ग्वालियर और कोझिकोड का जो महत्व है ये क्लियर है आपको? पहले इतना बताइए बेटा। कोझिकोड केरला के अंदर में है, मसालों के व्यापार के लिए बहुत पॉपुलर है, खत्म हो गई बात। मसालों के व्यापार के लिए बहुत पॉपुलर है, सिंपल है। और आप जानते ही हैं केरला का जो हमारा क्षेत्र है, जो केरल का हमारा क्षेत्र है, वो वैसे भी मसालों के व्यापार के लिए पॉपुलर है ही, दिक्कत क्या है? ठीक है, चलिए एक काम और करते हैं, मैं आपको एक लेखक से और मिलवा देता हूं, केरला के एक और बड़े प्रसिद्ध लेखक कोझिकोड के क्षेत्र के, ठीक है। तो कम से कम 2 लेखक आपके पास में हो जाएंगे कोझिकोड केरल से। और एक बात और ध्यान रखना, कोझिकोड पर इसलिए ज्यादा बात हो रही है क्योंकि साहित्य के आधार पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला कोझिकोड पहला शहर है, ध्यान रखना इस बात। तो साहित्य की श्रेणी में शामिल होने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर है, ये बात ध्यान रखना। ग्वालियर तो तीसरा है, संगीत के आधार पर कोझिकोड पहला है, समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए मैं कोझिकोड पर और उसके लेखकों पर और ध्यान दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। यहाँ पर एक और लेखक है, एक और लेखक हुए एसके पोटेकट, एसके पोटेकट, ये एक और बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, बड़े पॉपुलर ऑथर रहे हैं, करेक्ट? ओके, ठीक है। कीर्ति इनकी इनकी सांस्कृतिक परंपराओं को देख करके, ऑलराइट, और उसके लिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो आवेदन करता है, फिर जांच की जाती है, राइट। तो आप यहाँ पर देखो, मैंने ये श्रेणियां आपको बताई हैं, बताई थी ना अभी, ये श्रेणियां आपको याद होनी चाहिए, ये श्रेणियां आपको याद होनी चाहिए, समझ रहे हैं इस बात को? श्रेणियां आपको याद होनी चाहिए, ओके। और आप देखें साहित्य की श्रेणी में भारत से पहला शहर कौन सा बन गया है? कोझिकोड बन गया है, ओके। चलिए अब यहां पर आप देखो, एक यहां पर अगर आप देखें, ये कुछ प्रश्न है आपके सामने और इसमें पूछा क्या गया है? गलत कथन का चयन करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है।
ग्वालियर वाराणसी के बाद संगीत के आधार पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। संगीत के आधार पर दूसरा शहर है ग्वालियर। कोझिकोड यूनेस्को द्वारा साहित्य के शहर का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारत के 10 शहर शामिल हैं। अब ये तुमसे पूछ दिया फैक्ट, काउंटिंग करवा दिया है आपसे, काउंटिंग करनी पड़ जाएगी। चलिए ठीक है, तो देखते हैं जरा आप लोग क्या करेंगे इसमें। मैंने पूछा है आपसे गलत का आपको जवाब देना है कि भाई कितने यहाँ पर गलत है। ठीक है, ठीक, पोल भी दे दिया है मैंने। ठीक है, और नहीं सुशांत, तीसरा है। ठीक है, वो मिसमैच होगा, वो रॉन्ग होगा। ठीक है, हो सकता है कि हटा नहीं होगा, लेकिन ग्वालियर जो है तीसरा है। जो हमने बताया है वही सही है, वही सही है। ठीक, चलिए आपने काउंट भी कर लिए। ठीक है, देखो आइडिया से इतना तो समझ में आ रहा था कि 10 तो नहीं है, 10 से कम ही है। तो तीसरा वाला क्या है, गलत है, 10 तो नहीं है, 8 है, सही बात है। ओके, इसके अलावा ग्वालियर जो है ये तीसरा है, थर्ड है, ये भी गलत है। तो ऐसे में आप देखो केवल दूसरा सही है, तो यहाँ पर 2 कथन है वो क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला विषय छोटा सा विषय है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल विषय है मेंस के लिए। देखो आप सब लोग जानते हो ना, कला और संस्कृति प्री और मेंस दोनों में आता है, पता है ना आप सभी को। कोई मिस तो नहीं कर रहा है, पहले ये बताओ, कोई ऐसा क्रांतिकारी तो नहीं है इसको यही नहीं पता है। तो हम बार बार बताते रहते हैं, फिर से बता दिया है, कला और संस्कृति प्री और मेंस दोनों में आता है, पता है ना, याद रखना है इसको एकदम बढ़िया से। और मेंस के अंदर में किसमें आता है, मेंस के अंदर में जीएस पेपर 1 में आता है, समझ गए ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब यहां पर देखो पर्यटन मंत्रालय कर क्या रहा है। आकाश जी आपको इस शब्द का अर्थ नहीं पता है, ये तनाव मत लीजिए। ठीक, हाँ अच्छा किया कि सिलेबस जो है अपने घर में एकदम बहुत सही जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अब जरा आप लोग यहाँ पर देखिए, जरा आप यहाँ पर देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक क्या है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ध्यान से देखना, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन। अब एक बात नोटिस कर रहे हो आप, लिखा क्या है, ग्रामीण पर्यटन, मतलब जो हमारे गांव है। एक बात आप जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, सबके मन में कभी ना कभी इच्छा ये जरूर आती है कि यार काश गांव में रहने को मिलता, राइट। ऐसे लोग जिनका गांव से संपर्क टूट गया, ऐसे लोग जो कभी गांव में रहे ही नहीं। हर गांव की अपनी कुछ ना कुछ विशेषता होती है। अब भारत सरकार ने इसी का फायदा उठाया। भारत सरकार ने क्या बोला कि अलग भारत के अंदर में, हमारे देश के अंदर में करीब 6.5 लाख के आसपास गांव हैं, करीब 6.5 लाख गांव हैं, और अनेकों ऐसे गांव हैं, लाखों ऐसे गांव हैं जिनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जो उस गांव में ही मिलती है। भारत सरकार ने क्या कहा कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों के जो गांव हैं, वो गांव के लोग सूचना दें, जानकारी दें
कि आपके गांव की क्या विशेषता है। और इसी के आधार पर आज का जो 7वां टॉपिक है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ये तीसरा और 7वां टॉपिक क्या है आपस में, तीसरा और 7वां टॉपिक आपस में क्या है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो भारत सरकार ने क्या बोला, पर्यटन मंत्रालय में हमारे क्या बोला कि गांव के अंदर में ग्रामीणों के घरों में, गांव के लोगों के घरों में होम स्टे कंपटीशन 2024 का आयोजन किया जा रहा है कि आप गांव जाएंगे, आप गांव जाएंगे और लोगों के घर में आपको रहने को मिलेगा, वही ग्रामीण भोजन, वही ग्रामीण रहन सहन वो आपको मिलेगा विशेष गांवों के अंदर में, ठीक है, विशेष गांवों के अंदर में। तो अब यहाँ पर जरा आप समझो कि आखिर सरकार करना क्या चाहती है। सरकार करना ये चाहती है कि जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी पर्यटन के माध्यम से लाभ कमाए, आजीविका के अवसर उपलब्ध हो, राइट, और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का क्या हो, विकास। हमारे गांव उनको ये ना लगे कि विकास की दौड़ में, सतत विकास लक्ष्यों में कहीं वो पीछे छूट गए, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बहुत सही बात है। इसके अलावा सांस्कृतिक, जो सांस्कृतिक महत्व है अलग अलग क्षेत्रों का, उसके बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखो ये योजनाएं होती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन निकल सकता है कि नोडल एजेंसी मंत्रालय कौन सा काम कर रहा है, राइट, तो मंत्रालय कौन सा है, पर्यटन मंत्रालय काम कर रहा है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को इसको आरंभ किया गया, एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन निकलता है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, बिल्कुल सही बात है सम्राट। वाराणसी में तो मैंने स्वयं देखा है, अस्सी घाट, जो अस्सी घाट का एरिया है, वहां पर लोगों ने अपने जो घर हैं, अपने घरों के अंदर में वो लोगों को रहने की जगह देते हैं, उन्होंने घर उठा रखे। जो टूरिस्ट आते हैं 15-20 दिन रहना है तो वो उन घरों के अंदर में रह सकते हैं। बनारस में तो मैंने देखा है। ओके चलिए आगे आप देखिए, आगे आप देखिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक मुद्दा आता है राष्ट्रीय पर्यटन नीति का। अब देखिए जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हम जब राष्ट्रीय पर्यटन नीति की बात करते हैं तो हम शहर और गांव, हम दोनों की बात करते हैं, शहर और गांव दोनों की बात करते हैं। ओके 2022 में भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास करने शुरू किए थे और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर में जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसमें पर्यटन क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना। ओके देखिए सारा काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है, निजी क्षेत्र का अगर समर्थन रहता है तो चीजें और ज्यादा आसानी से हो जाती है। और इसके अलावा टूरिज्म, टूरिज्म अगर आप देखें तो दुनिया भर के अंदर में आज टूरिज्म जो है आर्थिक विकास के एक बहुत बड़े चालक के रूप में उभरा है। अब देखो बहुत दूर मत जाओ, सिर्फ भारत में आ जाओ। भारत में जरा आप एक कम से कम 2 एरिया के नाम बताओ जिन राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था ही चलती है टूरिज्म के ऊपर में, 2 राज्यों के नाम आप बताओगे, बोलिए। भारत के अंदर में 2 राज्यों के नाम आप ही बता दोगे, आप खुद भी जानते हो बड़े पॉपुलर हैं, अनेकों हैं वैसे तो, लेकिन 2 ऐसे तो 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, राइट। अगर हम गोवा का नाम ले लें, सबको पता है छोटा राज्य है, छोटा राज्य है, टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उत्तराखंड को आप देख लीजिए, उत्तराखंड को आप देख लीजिए, टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, राइट। और फिर तो आप राजस्थान चले जाइए, आप एमपी चले जाइए, राइट। इसके अलावा आप सिक्किम चले जाओ, अरुणाचल चले जाओ, तो फिर तो जम्मू कश्मीर आप चले जाओ, बिल्कुल सही बात है। तो टूरिस्ट प्लेसेस तो सारे हैं, लेकिन मैंने 2 क्षेत्रों की अगर आपसे बात की तो गोवा और उत्तराखंड का नाम तो आप बड़े पैमाने पर ले ही सकते हो। मेघालय है, बिल्कुल मेघालय है, बिल्कुल है। टूरिस्ट प्लेसेस तो भारत के अंदर में अनेक क्षेत्रों में बिखरे पड़े हैं। ओके तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। और अब देखिए पर्यटन नीति को लाया क्यों जा रहा है, अगला प्रश्न क्या है बच्चे, इस नीति को लाया क्यों जा रहा है, वजह क्या है।
देखिए अभी आप ही में से एक बच्चे ने बोला, क्या नाम है इनका, तनिषा, बिल्कुल जो पॉइंट बोला है वही हम बताने भी जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि सर टूरिस्ट जो प्लेसेस है ना, कई जगहों पर बड़ी गंदगी भी रहती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए कि अगर कहीं बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं तो जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी साफ सफाई इसका भी तो ध्यान रखना है। लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हो तो घूमो, लेकिन गंदगी मत करो, संसाधनों का ठीक से इस्तेमाल किया जाए। करेक्ट कि अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हो तो पहाड़ों पर गंदगी मत फैलाओ। अगर अपना कचरा आप लेकर के गए हैं, कुछ खाया पिया है, खास तौर पे कई बार होता है ना, हम लोग पैकेज फूड लेकर के चले जाते हैं, तो कचरा इधर उधर मत फेंकिए, जहाँ पे गार्बेज कलेक्शन पॉइंट है वहां डालो ना। घाटियों में, वैलीज में कचरा क्यों फेंक रहे हैं? ओके, इसके अलावा और क्या है, हरित पर्यटन, ग्रीन टूरिज्म। ग्रीन टूरिज्म के अंदर में क्या है कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके पर्यटन को बढ़ावा देना, जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए, अभ्यारण्य वगैरह हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इनके पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके अलावा पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। जिस समय कोविड-19 महामारी फैली थी तो उस समय भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है उसने एक पहल शुरू की थी। वो लोग क्या कर रहे थे, पर्यटन मंत्रालय वेबिनार का आयोजन करता था। जी हाँ, जैसे हम ले रहे हैं आपका वेबिनार, वेबिनार का आयोजन कर रहा था। और उसमें होता क्या था कि मान लो आज लाल किले के बारे में बताया गया, तो कल हो सकता है काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में जानकारी, हो सकता है किसी वेबिनार के अंदर में वो सोमनाथ मंदिर की जानकारी दे रहे हैं, किसी मंदिर में जामा मस्जिद की जानकारी दे रहे हैं, किसी मंदिर के अंदर में और किसी वेबिनार के अंदर में चित्तौड़ के किले की जानकारी दे रहे हैं। तो इस तरीके से है क्या चीज, अगर हम इन क्षेत्रों के बारे में लोगों को बताएंगे, बात समझना, तो अगर ऐड आते हैं, वेबिनार देखते हैं आधे घंटे का, 15 मिनट का, तो लोगों में आ जाती क्यूरियोसिटी कि अब तो घूम के आना है, चित्तौड़ के किले में आखिर क्या है, उसकी विशेषता क्या है, अब तो घूम के आएंगे चित्तौड़। करेक्ट। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ा सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। राइट। अब देखो यहाँ पर मेंस का ये टॉपिक जो था, ये मेंस बेस्ड टॉपिक है, एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति के संदर्भ में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा की। आप आंसर लिख करके टारगेट IAS, जहां तक हम जानते हैं टारगेट IAS byju's.com पर आप इसको भेज सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ओम प्रकाश बन सकता है, उससे इनकार नहीं है। चलिए आगे देखिए, अगला विषय है लद्दाख सी बकथर्न। अब कई सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, या तो इसको आप कह लो चर्चा में GI टैग, या तो आप कह लो ये टॉपिक्स के अलग अलग नाम। अच्छा, सबसे पहले तो आप यही जान लो कि GI का फुल फॉर्म क्या होता है, GI का मतलब क्या होता है। Any one of you would like to answer? GI का मतलब क्या है? करेक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। क्या मतलब है इसका? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हिंदी में कहते हैं, यहां देखिएगा, हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतक। क्या कहते हैं हिंदी में? भौगोलिक संकेतक कहते हैं। अब देखिए, किसी क्षेत्र में कोई, मान लीजिए पौधे की कोई किस्म है, पौधे की कोई किस्म है, ठीक है, मान लीजिए कोई कपड़ा है, कोई खिलौना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाते हैं, उसकी विशेषता पूछ ली, मैचिंग में पूछ लिया। अब आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर ये कैसे करें, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप देखो कि वो क्वेश्चन आया कहां से। ये बड़ा खूबसूरत मौका है, मौका भी है, दस्तूर भी है। यहाँ देखिए कि हमारे पास है क्या, GI टैग होते हैं,
भौगोलिक संकेतक होते हैं। ठीक है, अब भौगोलिक संकेतक जो है ये भारत सरकार ने अगर आप देखें जीआई टैग क्या है, ठीक है, जीआई टैग क्या है, तो भारत सरकार ने जीआई टैग जो है इस व्यवस्था को 1999 में एक अधिनियम लाई थी और इस अधिनियम के माध्यम से 2003 में इसको प्रभावी किया गया। अधिनियम 1999 का था, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्ट कब लाया गया? भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 लागू कब से हुआ? 2003। अब जब किसी भी वस्तु को भौगोलिक संकेतक मिलता है 10 वर्षों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 वर्षों के लिए मिलता है, बाद में 10-10 वर्षों के लिए इसको रिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं तो जो बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू जो होते हैं, जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ में? WTO के साथ में, विश्व व्यापार संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं, करेक्ट। तो उनसे भी इसको मान्यता प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जीआई टैग दिए क्यों जाता है? देखो, जीआई टैग पता क्यों देते हैं? अब मान लो एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है, चन्ना पटना खिलौने हैं, अभी पढ़ाना है ना आपको, उनको भी जीआई टैग मिला हुआ है, जी हाँ। या आप अगर देखें एग्जांपल, चलो यहाँ पर जो अपने टॉपिक है इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं, लद्दाख सी बकथर्न है। ये क्या है? लद्दाख सी बकथर्न टेक्निकली है क्या? ये एक क्या है? पौधा है। क्या है क्या? ये पौधा है। क्या है? पौधा। अब ये जो पौधा है, ठीक, अब इस पौधे के बीज ले जाकर के कोई कहीं पर भी उगा ले, कोई कहीं पर भी उगा सकता है, करेक्ट बात है। बोलेगा नहीं नहीं हमारे एरिया का है, लेकिन अगर इसको हमने जीआई टैग दे दिया भारत के अंदर में तो क्या हो गया? तो इससे एक बात ये कंफर्म हो गई कि भारत के अंदर में इस पौधे, ये जो पौधा उगता है, बेसिकली कहां पर उगता है? कौन से एरिया में उगता है? लद्दाख में उगता है। अब समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में इसकी उगाओ तो कहीं भी लो, लेकिन लद्दाख का जो महत्व है वो कम नहीं होगा। मान लो ये जो कपड़े हैं, मान लो यहाँ पर मैं एक चीज और दिखाता हूँ, आप यहाँ देखें इस साइड के अंदर में ये कपड़े हैं, तांगसा कपड़े, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तांगसा वस्त्र, समझना, तांगसा वस्त्र, ठीक है। अब तांगसा वस्त्र यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो तांगसा वस्त्रों का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश के साथ है। अब कोई बोले कि नहीं नहीं ये तांगसा कपड़ा है, बहुत सुंदर होता है, या पश्मीना शॉल है, तो अब पता क्या होगा? इसको जब जीआई टैग मिल गया ना, तो इसकी कॉपी फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसमें क्या हो जाएगा? अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया उसके ऊपर केस हो सकता है। इसमें होगा क्या कि अरुणाचल प्रदेश में जो लोग तांगसा कपड़े बनाते हैं या कांचीपुरम की साड़ियां बनाते हैं या दार्जिलिंग चाय दार्जिलिंग से आती है, तो दार्जिलिंग के अंदर में जो चाय को उगाने वाले लोग हैं उनको ज्यादा आर्थिक लाभ होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए कि अगर किसी चीज को हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दे दिया, जीआई टैग अगर दे दिया, तो उनको एक पहचान मिल जाएगी, उनको आर्थिक लाभ ज्यादा होंगे। क्लियर है बात? आप पॉइंट को समझो कि आखिर इसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। जीआई टैग तो सबको ही पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, राइट। कि अगर तुम अधिकारी बन गए, तुम्हारी पोस्टिंग आ गई अरुणाचल में, और तांगसा वस्त्रों की कॉपी बिक रही है अलग अलग एरिया में, और तुम्हें पता ही नहीं है कि जीआई टैग का महत्व क्या होता है, एक्शन क्या लेना है, करेक्ट बात है। तो आप अगर पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पढ़ लिया है, तो आपको पता है कि 1999 में अधिनियम आया था, उस अधिनियम के आधार पर सारा काम होगा, दंड के प्रावधान लिखे होंगे उनको यहाँ पर लागू करवाया जाएगा, करेक्ट बात है। तो जीआई टैग पढ़ना है, वस्तुओं के बारे में जानकारी लेनी है, जीआई टैग को पढ़ना है, वस्तुओं के बारे में जानकारी लेनी है, करेक्ट। और इस बात को भी समझना है कि आखिर इसका महत्व क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जरा आप देखिएगा,
मैं अब इन विषयों की जो इनकी विशेषताएं हैं बता दें इनको। चलिए बोलिए, विशेषताएं देखने के लिए तैयार हैं? मैं तो समझ में आ गया, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई, अब जरा विशेषताएं देख लो। अगर अगर लद्दाख सी पत्थर से क्वेश्चन निकल जाए तो तुम कर पाओ उसको। इसकी विशेषता क्या है देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर लद्दाख सी बकथड़, सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि लद्दाख के एरिया से पश्मीना शॉल, यहाँ का अखरोट, लकड़ी के ऊपर में नक्काशी, ये चीजें पहले जीआई टैग प्राप्त कर चुकी हैं। तो ये चौथा आइटम है जिसको जीआई टैग मिला है। करेक्ट। अच्छा, अब आप आगे देखो। नहीं पाटिल, ऐसा तो नहीं है, हम तो बार बार रिपीट करके भी चल रहे हैं। राइट, ओके, चलिए। तो अब यहाँ पर आगे देखिए, सी बकथर्न क्या है? सी बकथर्न क्या है? एक पौधा है। क्या है ये? एक पौधा है। करेक्ट। अच्छा, कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय के एरिया में पाया जाता है। ठीक, विशेषकर कहाँ पर? लद्दाख में या ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क स्थानों में। ठीक है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है? विटामिन सी। अगली विशेषता क्या है इसकी? विटामिन सी से भरपूर होता है। बेटा पश्मीना, पश्मीना जो है एक प्रकार की वैरायटी होती है ऊन की, वूल की। ठीक है। और यहाँ पर पश्मीना शॉल, इस ऊन से क्या बनते हैं? शॉल बनते हैं। समझे? तो ये चीज है यहाँ पर। अच्छा, आगे देखिएगा। अगली चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो पौधा है ना, इसका मतलब चाहे इसका बेर, बेर मतलब जानते हो? यहाँ देखो जरा डायग्राम देखो, डायग्राम। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका फल है। आप इसको फल कह लो, आप इसको फल कह लो, आप इसको बेर कह लो, आपको जो कहना वो। ओके। अच्छा, इसको ये नाम, मेरे हिसाब से ये जो नाम है यहाँ पर, ये बड़े काम के हैं। इसको वंडर प्लांट, इसको लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश, गोल्ड माइन, इन सब नामों से भी पुकारा जाता है। इसकी वजह क्या है? चाहे इसके बेर हो, टहनियां हो, पत्तियां हो, जड़े हो, कांटे हो, इनसे क्या बनता है? अलग अलग तरीके की, बहुत ध्यान से देखना, दवाएं बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, भोजन में, ईंधन में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अक्सर परीक्षा में विशेषताओं से क्वेश्चन निकल जाता है। आगे आप देखो। इसके अलावा जो अगला जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? लाकाडोंग हल्दी को। जीआई टैग से बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है मैचिंग वाला कि लाकाडोंग हल्दी, लाकाडोंग हल्दी सी बकथर्न किस एरिया के है कहाँ के? तो सी बकथर्न कहाँ का है? लद्दाख का है ना। लाकाडोंग हल्दी कहाँ की है? मेघालय की है। अब देखिए, हल्दी में होते हैं एंटीबायोटिक गुण, हम सभी जानते हैं एंटीबायोटिक होती है अपनी प्यारी हल्दी। कोविड-19 महामारी के समय में हम सब ने हल्दी खूब मिला करके पी, मिल्क के अंदर में, दूध के अंदर में। करेक्ट। लेकिन हल्दी वैसे भी बहुत बेहतर है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हल्दी में एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है हल्दी में, जिसे हम क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नाम है? करक्यूमिन। क्या नाम है? करक्यूमिन है। करक्यूमिन है क्या? करक्यूमिन एक प्रकार का पॉलीफिनॉल है। और पॉलीफिनॉल क्या है? पॉलीफिनॉल क्या है? एक प्रकार का रासायनिक यौगिक। क्या है? रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड है। जैसे अल्कोहल वगैरह ने C2H5OH है, एल्डिहाइड्स होते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप समझो एक प्रकार का ये पॉलीफिनॉल होता है। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, अब इसके अंदर में हम क्या देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट फीचर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, मम्मी क्या बोलती हैं? हल्दी वाला दूध पी लो। क्यों पी ले? सूजन नहीं आएगी। हल्दी वाला दूध पीने से क्या होगा? स्वेलिंग, स्वेलिंग नहीं आएगी। करेक्ट। ओके, थैंक यू कविता। ओके, अब यहाँ पर आप आगे देखो। मेघालय के अंदर में कुछ और भी आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है। तो गारो तकमंदा है,
मिट्टी के बर्तन है, लाडनाई मिट्टी के बर्तन है, गारो चुबची है, ये मादक पेय होता है। ये मेघालय के जो है और भी कुछ पदार्थ हैं जिनको जीआई टैग मिला है। राइट, चलिए और आगे ले चलते हैं आपको। अरुणाचल प्रदेश में चलिए आ जाइए। ये सारे के सारे जो आइटम हैं वो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। ये तीनों आइटम कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। ध्यान रखना इसको, तीनों कहाँ के हैं? अरुणाचल के हैं। चलिए लिख के बताते हैं आपको हम। यहाँ पर ये है याक चुरपी। क्या है? नाम बड़े खतरनाक है, याक चुरपी। ये है खामती राइस, खामती चावल। आप लोगों ने देखा होगा जो अरुणाचल का एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर याक याक होते हैं ना, बैल के जैसे दिखते हैं, ठीक है, भैंसे के जैसे, बफेलो के जैसे दिखते हैं, याक होते हैं, बड़े भारी से बड़े बड़े बाल होते हैं, ठीक है। तो याक जो होता है, याक के मिल्क से इस जो है आप यहाँ पर चीज को बनाया जाता है, एक प्रकार का चीज है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखें, इसके अंदर में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। आप देखो, खजाना है तो स्वास्थ्य का खजाना है। पनीर खाना है तो फिर यही खाना चाहिए। फिर तो इसको देख करके लग रहा है कि भाई पनीर मिले तो फिर यही मिले, राइट। अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल, पनीर पनीर ही है। खामती चावल को आप देखें, खामती चावल जो है गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है। भाई आते होती ना, आंतों के अंदर में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, तो आंतों के लिए अच्छा है, आसानी से पच जाता है। ओके, इसके अलावा आप देखें सांगसा टेक्सटाइल को। अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, इन तीनों में अगर आप मुझसे पूछें इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हालांकि तीनों है, लेकिन मैं बोलूंगा ये वाला थोड़ा ज्यादा है, सांगसा वस्त्र। क्यों? क्योंकि बेटा सांगसा एक जनजाति का नाम भी है। आई बात समझ में? और जहां पर कोई जनजाति आकर के जुड़ गई विशेष रूप से, तो वो चीज तो अपने आप ही क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट। सांगसा जनजाति के साथ में इसका संबंध है। और ये सारे सारे अरुणाचल के हैं, सारे अरुणाचल के हैं, समझ रहे हैं? सारे अरुणाचल के हैं। मैं 4 बारी बोल दिया अभी अभी, सब लोग सुन लो। और यहाँ पर देखो लिखा भी है अरुणाचल प्रदेश के तीनों आइटम हैं। तो अब मैंने अभी तक जीआई टैग जो आपको बताए वो कितने राज्यों के साथ जुड़े हुए थे, चलिए बताइए। आज की क्लास में मैंने 5 आइटम आपको बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। और ये 5 आइटम कितने राज्यों के साथ में कनेक्टेड हैं, जल्दी बताओ। 3 राज्य, 3 राज्य, 3 राज्य। 3 राज्यों के नाम बताओ, कौन कौन से 3 राज्य हैं, जल्दी बोलो, अभी रिवीजन हो जाएगा। लद्दाख है, मेघालय है और अरुणाचल है। ऑल गुड, आ जाइए। चलिए, तो भाई क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर देखिएगा। सी बकथर्न हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, विशेषकर लद्दाख और स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क स्थानों में। इसके फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की लाकाडोंग हल्दी को दिया गया है, ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा आप आगे देखें, एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध है। इसे समय समय पर 15 वर्षों की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत अर्थात रिन्यू किया जा सकता है, ठीक है। बताना क्या है आपको? सत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बोल दे रहा हूं, तो जरा देखते हैं कि आप लोग क्या जवाब देंगे इसमें। आप यहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जवाब। आपको बोल मिल गया है, आप वहां जवाब भेज दो, जहां आपको अच्छा लगे
संस्कृति बेटा। तो जो मादक पदार्थ है ना, कई सारे मादक पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज होते हैं। कोई उत्सव है, त्योहार है, उसको तब बनाया जाता है विशेष तरीके से, और फिर उसको पीने के बाद में सांस्कृतिक आयोजन में लोग भाग लेते हैं। तो वो नशे के लिए नहीं होता है, वो संस्कृति का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है। समझ रहे हैं? ये यही तो विविधता है भारत की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो समझनी पड़ेगी। समझ गए? जैसे अपनी क्लास में कई सारे बच्चे होंगे बिहार से, बिहार में शराब बैन है, सही बात है, लेकिन बिहार में ही कई सारी ऐसी जनजातियां हैं जहां पर कई सारे उनके धार्मिक उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, जब उसका वो आयोजन करते हैं तो प्राकृतिक रूप से शराब बनाते हैं, उसको पीते हैं, फिर वो उस आयोजन में भाग लेते हैं। तो जब ये मुद्दा वहां पर आया था तो ये समस्या भी उभर के आई थी कि आखिर अनुच्छेद 25 धार्मिक अधिकार वो उन जनजातियों का भी तो है। तो आप समझो, हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत विविधता है, समझ रहे हैं, और हमें उस सब का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ओके, चलिए। तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, यहाँ पर आप देखो यहाँ भी आप फंस गए। पहला वाला सही था भाई, अरुणाचल प्रदेश थोड़े न था। हल्दी कहाँ से आ रही थी, हल्दी कहाँ की थी, हल्दी पता कहाँ की थी, हल्दी थी मेघालय से, तुमने कहाँ पहुंचा दी, अरुणाचल। ये वाला गलत है। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, लेकिन जब रिन्यू किया जाता है तो रिन्यूअल भी कितने वर्षों के लिए होता है, 10-10 वर्षों। ट्रैक हुए ना? सोचो, अभी पढ़ा है, अभी गलत हो गया तो एग्जाम में क्या हाल होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पढ़ो सीमित, अपने रिसोर्सेस को हमेशा लिमिटेड रखो, लेकिन उनको बार बार पढ़ो, ताकि बेसिक्स आपके हमेशा अच्छे रहें, बेसिक्स हमेशा आपके मजबूत रहें। समझे इस बात को? यहाँ पर केवल कथन एक सही है। चलिए आगे आ जाइए। अगला मुद्दा है बोईता बंदना, उड़ीसा की समुद्री विरासत का उत्सव। क्या है बोईता बंदना? बड़ी शानदार चीज है, हर साल ये उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर में। अब देखिए, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, कलिंग। क्या है? कलिंग। कलिंग कहते हैं, सही बात है, उत्कल भी कहते हैं, गलत नहीं है, उत्कल भी कहते हैं, लेकिन कलिंग नाम इतिहास की पुस्तकों में ज्यादा मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं तो कालिदास का नाम हम सब लोग जानते हैं, कालिदास का नाम हम सब लोग जानते हैं। कालिदास की एक पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है रघुवंश। क्या नाम है? रघुवंशम। भगवान राम के वंश की कहानी है। और इस पुस्तक के अंदर में कालिदास ने कलिंग के राजा को क्या कहा था कि वो तो समुद्र का राजा है। आप कुछ पॉइंट समझ रहे हो? कलिंग के राजा को कालिदास ने क्या लिखा? समुद्र का राजा है। इसका मतलब जानते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा के लोगों का जो समुद्र के साथ संबंध रहा वो बहुत गहरा रहा, बहुत गहरा रहा। ये उड़ीसा की जो समुद्री यात्राएं हैं, उन समुद्री यात्राओं की विरासत को दिखाता है। और पता है आपको बोईता बंदना कितना इंपॉर्टेंट है? जब ये उत्सव मनाया जाता है ना उड़ीसा में, तो बड़े बड़े मैदानों के अंदर में सेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, गाड़ियों का उड़ीसा की सरकार हेल्प करती है। स्कूल के मैदानों में, ग्राउंड्स में लोग नए आइटम्स की जो खरीदारी है, गाड़ी खरीदनी है, नया फोन खरीदना है, और कुछ खरीदना है नया, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो आज की डेट में 100 करोड़ रुपए का एकदम से जंप आता है, बूस्ट मिलता है व्यापार को। समझे? ये महत्व है उड़ीसा के अंदर किसका? बोईता बंदना का। तो ये चीज है क्या? चलिए आइए देखते हैं जरा इसको। 2000 वर्ष पुरानी
विरासत यहाँ पर हमारे सामने आती है बोयता वंदना में। और इस बार तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी पारादीप जो कि एक बंदरगाह है उड़ीसा के अंदर में, वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में शामिल। बोयता वंदना को, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि बोयता वंदना को हम लोग कई बार बाली यात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोयता वंदना को कई बार बाली यात्रा भी कहते हैं। बोयता क्या है? बोयता बड़ी बड़ी नावें हैं। बोयता शब्द का अर्थ क्या है? बड़ी नावें। परीक्षा में कहीं पर पूछ सकता है, यूपीएससी करता है ऐसे कि बोयता वंदना सब कोई पढ़ रहा था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बोयता का मतलब क्या है। बोयता का मतलब क्या है? बड़ी बड़ी नावें, बड़ी बड़ी नावें। और इस समय कलिंग के लोग बड़ी बड़ी नावें बना करके वो क्या करते थे, ये लोग यात्रा पर निकलते थे, ये यात्राओं पर निकलते थे। यात्रा पर निकलते थे, कहाँ जाते थे? बाली की तरफ। कहाँ जाते थे? बाली की तरफ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं लिख दूंगा, आप चिंता मत करें। यहाँ पर चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीपों के लिए व्यापारियों की प्रतीकात्मक नाव यात्रा बाली यात्रा। और आप जानते हैं ना, जावा, सुमात्रा, बाली ये सब कहाँ के द्वीप हैं? इंडोनेशिया में। कहाँ पर है सारे आइलैंड्स? ये इंडोनेशिया में है ना, इंडोनेशिया के अंदर में है। वेरी गुड। ओके, चलिए, तो अब मैं जरा आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए इस मैप को थोड़ा और बढ़िया से आप देखिए, सुनिए। यूपीएससी पिछले करीब 4-5 वर्षों में बंदरगाहों से प्रश्न लगातार पूछते रहा है। ध्यान रखना, इस वर्ष भी पुहार, मुचरी क्वेश्चन पूछा है प्रीलिम्स में। ध्यान रखना, 2-3 साल पहले भी पूछा था। चौल, घंटासाला, कदुरा बंदरगाह पूछे थे। ओके, तो अब बंदरगाह इतने इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए? तो आप अगर ध्यान से देखो बंदरगाह इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, और सुनो आज भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो मैप को, आप अगर अपने देश को हम लोग देखें तो हमारा देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 तरफ से समंदर से घिरा है। भारत का जो व्यापार होता है, जो हमारा विदेशी राष्ट्रों के साथ अधिकांश व्यापार होता है, वो व्यापार आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो 95% व्यापार कहां से होता है? समंदर से होता है। मूल्य की दृष्टि से आप देखो 65% व्यापार हमारा कहां से होता है? समंदर के रास्ते होता है। इसीलिए तो भारत सरकार आप देखो सागरमाला कार्यक्रम चला रही है। सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सागरमाला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों का विकास है कि नहीं? बोलिए, खूब पढ़ा है ना इसको? मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, फिर से पढ़ लीजिए। राइट, तो बंदरगाहों का विकास, पोर्ट की कनेक्टिविटी, सड़क मार्ग से, रेलवे के मार्ग से, सागरमाला कार्यक्रम है। इसके अलावा आप देखें तो जो पारादीप जो बंदरगाह है, ये भारत के पूर्वी तट के ऊपर में उभरता हुआ बंदरगाह है। और ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में इसे पोर्ट ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसमें होता क्या है? मल्टी मॉडल आप लोग खूब पढ़ते हो ना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। बच्चे सोच रहे हो तो पता नहीं क्या चीज है, बड़ी आसान सी चीज होती है, आप देखोगे तो हंसोगे। देखिए, किसी मान लो चीन है, चीन से जहाज में कंटेनर में सामान रख करके आया। ठीक, कंटेनर बड़े बड़े होते हैं कंटेनर। अब ये कंटेनर आ गए, आप सिंपल समझो क्या आ गए? कंटेनर आ गए, शिप में आ गया ये। अब कंटेनर इकट्ठा किए गए। अब मल्टी मॉडल जो पार्क होगा ना, वहां पर कंटेनर भी रखे जाएंगे और यहाँ पर होंगे बड़े बड़े ट्रक। क्या होंगे? बड़े बड़े ट्रक्स होंगे।
तो अब इन कंटेनरों में जो सामान है वो इन ट्रक्स में डाल दिया जाएगा और वो सामान अलग अलग क्षेत्रों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कोई सामान मान लो कलकत्ता जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अच्छा, अब इन बड़े बड़े शहरों में आ गया। अब हर शहरों के अंदर में भी पॉइंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स होते हैं। वहां छोटी छोटी गाड़ियों में फिर डाला जाएगा, और छोटी गाड़ियों में, और इस तरीके से मार्केट तक वस्तुएं पहुंचती हैं। समझ में आया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है? समझ में आया? लॉजिस्टिक मतलब वस्तुएं, भारी भरकम वस्तुओं को, भारी भरकम जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था होती है। और क्या होता है? यही है मल्टी मॉडल पार्क। अच्छा, अब जरा आप यहाँ पर देखिएगा आगे। तो अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि भारत के लिए समुद्री व्यापार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जरा इतिहास पर निगाह डाल ले, जरा इतिहास देख लीजिए। मैं आपको बाली के बारे में बार बार बता रहा था। आप जरा यहाँ पर आइए। तो प्राचीन भारत में, अब ध्यान से जरा आप देखना, प्राचीन भारत में, ठीक है, हम एक राजवंश को देखते हैं, इसका नाम था सातवाहन। सातवाहन वंश उड़ीसा को कंट्रोल करता था। सातवाहन वंश महाराष्ट्र को भी कंट्रोल करता था, आंध्रा को भी कंट्रोल करता था। सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ व्यापार को खूब बढ़ावा दिया, व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक राजवंश हमको और दिखता है, चेदी वंश। क्या दिखता है? चेदी वंश। कहां पर था ये? उड़ीसा के अंदर में ये राजवंश भी था, उड़ीसा में ये राजवंश भी था। इसके अलावा हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य को। और जिस समय गुप्त साम्राज्य काम कर रहा था, इस समय इस एरिया के अंदर में जहां पर आप देखते हैं बंगाल, बंगाल के अंदर में एक बंदरगाह था। बंगाल में एक बंदरगाह था और इसका नाम क्या था? ताम्रलिप्ति। ये गुप्त वंश के लोगों का बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, ताम्रलिप्ति। और यहाँ पर आप देखो कि कलिंग के लोग जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, आप देखो बाली, इन एरियाज की तरफ आते थे व्यापार करने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बाली है, जो बाली द्वीप है, जो बाली आइलैंड है, यहाँ पर आपको आज भी हिंदू धर्म देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको यहाँ बाली में आज भी आपको हिंदू धर्म देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ में बौद्ध धर्म भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग खूब मिल जाएंगे टिल डेट। कहां पर? बाली के अंदर में। क्लियर है? अब समझ में आया कि बाली के अंदर में आखिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म कहां से पहुंचा? तो हमारे व्यापारियों के माध्यम से पहुंचा। क्लियर होगी बात? अब सुनिए, अब यहीं पर इस एडिटोरियल के अंदर में इन बंदरगाहों के नाम दे रखे थे। यहाँ देखो, इन बंदरगाहों के नाम यहाँ दे रखे थे। सुनिए, किताबें ढूंढ डालो, किताबें आप ढूंढ लो, बहुत कम ऐसी पुस्तकें मिलेंगी जहां पर मानिकपटना, चेली टालो, बिथुंडा, इन बंदरगाहों के नाम मिलेंगे। और अगर एग्जाम में पूछ दिया ना तो किताबें लोग ढूंढते रह जाएंगे। और क्वेश्चन कहां से निकल गया? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से निकल गया क्वेश्चन। समझ गए? तो इन बंदरगाहों को आप लोग जोड़ लीजिएगा, अपने नोट्स के अंदर में लिख लीजिएगा इन बंदरगाहों के नाम। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन है, बंगाल के निवासी पोइता नामक बड़ी नावों का निर्माण करते थे और इनकी सहायता से वे इंडोनेशियाई द्वीपों के साथ व्यापार करते थे। ताम्रलिप्ति, मानिकपटना, चेदिटालो, पालुर और बिथुंडा भारतीय क्षेत्र के कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। सत्य कथन का चुनाव करना है। करेक्ट? चलिए मैं आपको देता हूं पोल। पोल आपकी स्क्रीन पर होगा, ट्राई कर लीजिए।
ऑल गुड? कविता बेटा ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही बनते हैं क्वेश्चन जैसे तुमको बता रहे हैं। और कहां से बनते हैं प्रश्न? ठीक है, चलिए देखो, अब यहां पर यहां खेल हो गया आपके साथ में। बंगाल नहीं था, क्या था? उड़ीसा था। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा कई लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा, गुलशन, सीमा, अनुराग, सम्राट, पूजा, दिव्या, ठीक है, ये इनके से हो गए, जो है सही हो गए होंगे। तो चलिए, तो अभी यहाँ पर है क्या चीज, अभी आप बहुत से लोगों के सही हुए हैं भाई, कम से कम जो है 250-300 लोगों ने सही जवाब मेरे हिसाब से दिया होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही है। आगे आइए, अगला है चन्ना पटना खिलौने अफगानिस्तान। देखिए चन्ना पटना कहां पर है, बेसिक बात है। चन्ना पटना कहां पर है? चन्ना पटना जगह है कर्नाटक, ठीक है। चन्ना पटना जगह है कर्नाटक में, और चन्ना पटना खिलौनों को भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। अब मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखें, एक सेकेंड, ओके, चलिए यहां देखिए, अफगानिस्तान में जब जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, तो वहां पर करते क्या है, वहां पर छोटे छोटे खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चों को सिखाने में जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है, उसमें इन खिलौनों को शामिल किया गया है। ये बात कहाँ हुई है? अफगानिस्तान में हुई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ आप देखिएगा कि चन्ना पटना जो खिलौने हैं, इनकी विशेषता क्या है। हमारे लिए मुद्दा वही है, चन्ना पटना खिलौनों की विशेषता क्या है। देखिए क्या विशेषता है इनकी, एक सेकेंड, चलिए यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चन्ना पटना, इनका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? गोम्बे, गोम्बे गला ओरू, खिलौनों का शहर। कहां पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। चन्ना पटना को हम गोम्बे गला ओरू भी कहते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? खिलौनों का शहर, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हैं गोम्बे गला ओरू। आगे देखिएगा, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है। अब यहां से एग्जाम में निकलते, ये सब जगह हैं एग्जाम के क्वेश्चंस की, चन्ना पटना के बारे में। टीपू सुल्तान जिस समय शासन कर रहा था मैसूर में, टीपू सुल्तान जिस समय मैसूर में शासन कर रहा था 1781-82 से लेकर 1799 के बीच में, ठीक है। तो उसने बड़ा संरक्षण दिया इन खिलौनों के विकास को। और एक और चीज है, इन खिलौनों के ऊपर में फारसी, फारसी कला जो है, फारसी कला जानते हैं ना, पर्शिया, पर्शिया का मतलब कौन सा एरिया है बोलिए। अगर हम पर्शिया की बात करें तो वर्तमान में कौन सा एरिया है पर्शिया? हम तो बताएंगे ही, जरा आपका देख लें। वेरी गुड, ईरान। जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखना, जब भी हम कभी बात करते हैं फारस या पर्शिया की, तो आप कहां पहुंचोगे? ईरान पहुंचोगे। वेरी गुड, ईरान, ठीक है। अच्छा भाई, तो अभी ईरानी कला का प्रभाव है इसके ऊपर। टीपू सुल्तान के समय इसको आरंभ किया गया। अब आगे देखिए, अच्छी बात एक और है, और क्या है इसमें कि यहाँ पर इनको बेसिकली आइवरी वुड, सैंडलवुड, मैंगो वुड, जो आम का पेड़ नहीं होता है उसकी लकड़ी से, ठीक है, मुलायम लकड़ियां होती हैं उनके अंदर से, जो सैंडलवुड होता है उस लकड़ी से,
चंदन के जो पेड़ है उसकी लकड़ी से इनसे बनाते हैं। ये मुलायम, बेसिकली मुलायम लकड़ी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक बार बेंगलोर में घूमते हुए देखा था मैंने, खिलौने देखे थे, बड़े हल्के लाइट वेट होते हैं खिलौने, बड़े हल्के होते हैं वजन में। अच्छा, एक और अच्छी चीज है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल, किसका इस्तेमाल होता है? प्राकृतिक रंगों का। अब जरा एक बात बताओ, चीन से आने वाले खिलौनों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोलिए। आज की डेट में भारत में सबसे ज्यादा खिलौने कहां से आते हैं? खिलौने सबसे ज्यादा कहां से आते हैं भारत में? आज की डेट में चाइना से आते हैं। और चीन के खिलौनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आर्टिफिशियल कलर्स। अब देखो, छोटा बच्चा है, खिलौना खेल रहा है, खेलते 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 मुंह में डाल लिया, खेलते खेलते मुंह में डाल लिया। लेकिन अगर प्राकृतिक रंग है तो बच्चे के स्वास्थ्य को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन चाइना के जो खिलौने हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल होता है और वो पर्यावरण के लिए भी खराब है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। इसके अलावा आप एक चीज और देखो, कितने सुंदर तरीके से खिलौने बनाए हैं कि इनका आकार कैसा है? सेफ। सेफ कैसे, मतलब क्या हुआ? जैसे आप समझो, जैसे पेन है, ये पेन है ना, अगर पेन नुकीला होगा, अगर नुकीला होगा, धारदार होगा तो बच्चे को चोट नहीं लग सकती है। खिलौना अगर धारदार होगा, नुकीला होगा, चोट नहीं लग सकती है। ये कैसे करते हैं? इनके जो खिलौने हैं वो कैसे होते हैं? ये खिलौने राउंड, अधिकांश खिलौने कैसे हैं? राउंड। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, इस डायग्राम को देखो, आपको दिख जाएगा। डायग्राम को देखो आप, राउंड शेप आपको अधिकांश जगहों पर आप देखो, आपको गोल, आपको राउंड शेप लगभग हर जगह पर दिख रहा है। बोलिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? राउंड शेप दिख रहा है, मतलब नुकीला नहीं है, धारदार नहीं है, बच्चे को चोट लगने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। करेक्ट। लेकिन चन्नापटना टॉयज में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? महंगे होते हैं। चन्नापटना टॉयज में प्रॉब्लम क्या है? महंगे हैं। अब एक बात आप बताओ, इन खिलौनों को सस्ता करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? मान लीजिए मशीनों का प्रयोग किया जाए, इनकी टाइज बना दी जाए, सरकार के द्वारा इनको हेल्प किया जाए, राइट। कई सारे जो खिलौना बनाने वाले लोग हैं, जो खिलौने बनाते हैं, इनके सहकारी संगठन बना दिए जाए। इसमें क्या होगा? कॉस्ट। कि ऐसे खिलौने होते बड़े अच्छे हैं। अरे बच्चे, अश्वनी, बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए अनेकों चीजें होती हैं। कि मान लो ट्रैफिक सिग्नल है, अब खिलौना बना के रख दिया कि ट्रैफिक सिग्नल है, ये लाल रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है, ये हरे रंग का होता है, ये आदमी जा रहा है, ये रास्ता है, सिखाने के लिए। तो एजुकेशनल एक्टिविटीज में खिलौनों का इस्तेमाल नहीं होता है? खूब होता है। आंगनबाड़ी में तो बिल्कुल सही बोला, आंगनबाड़ी में तो खूब ही होता है। करेक्ट। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कीमतों को कम करने के लिए अगर प्रयास करेंगे, राइट। इसके अलावा दिल्ली है, बॉम्बे है, पटना है, लखनऊ है, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इनकी आउटलेट्स बनने चाहिए, आउटलेट्स बनाई जाए। इससे क्या होगा? लोगों को जानकारी मिलेगी, लोग खरीदने आएंगे इन खिलौनों को, मार्केट में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए, इजिली अवेलेबल होने चाहिए, कम कीमत पर। इससे क्या होगा? लोगों को रोजगार भी मिलेगा, राइट। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं, वो अवधारणा भी आगे बढ़ेगी। करेक्ट। चलिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। हाल ही में चन्नापटना में बने खिलौने अब किस देश में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा बन गए हैं? नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। मेरे हिसाब से आज के सब क्वेश्चंस में सबसे आसान क्वेश्चन तो यही रहा होगा। इसमें तो मेरे हिसाब से 100% ही आएगा। करेक्ट, कि 100% करेक्ट है सर। बिल्कुल उपमा, जीडीपी को बिल्कुल हेल्प मिलेगा, ऑब्वियसली हेल्प मिलेगा।
अच्छा, आप लोगों को ज्यादा पता है। कुछ लोगों ने पहले कह दिया था तो सर 100% नहीं जाएगा, आप देख लेना। नहीं गया, 91% पे रुक गया, 91% गया है। ओके, चलिए। जवाब है अफगानिस्तान। चलिए, ठीक है, आखिरी विषय की तरफ चलते हैं, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना। ठीक है, आइए देखते हैं जरा इसको। देखिए, जब मैंने क्लास शुरू की थी तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ जरा आप देखना कि टॉपिक नंबर 3, ध्यान से देखो, टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 7 दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। 3 and 7 बोथ आर कनेक्टेड टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ आप देखो, मेरा गांव मेरी धरोहर, इसमें है क्या चीज, ठीक, भारत के अंदर में अलग अलग गांवों की अलग अलग विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं की मैपिंग, इन विशेषताओं को ऑनलाइन किया जाए ताकि लोगों को जानकारी, इनके इनके डॉक्यूमेंट, दस्तावेजीकरण का मतलब क्या होता है कि इसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तैयार किया जाए। मैंने बोला था कि भारत के अंदर में, हमारे देश के अंदर में करीब 6.5 लाख से अधिक गांव हैं और 1 लाख से अधिक गांवों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत को डॉक्यूमेंट में डाला जा चुका है। इससे बेनिफिट क्या होंगे, मान लो मुझे किसी ऐसे गांव में जाना है जहां पर लोग किताबें पढ़ते हो, किताबें पढ़ने का शौक, अलग अलग भांति का लिटरेचर उस गांव में आसानी से हो, पढ़ने के लिए अलग अलग जगह हो। अब मेरी तो पसंद वही है, मैं तो किताबें ढूंढता हूँ। अब मुझे कोई ऐसा गांव मिला कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव है, ये जिला है, यहाँ पर लोग किताबें अलग अलग भांति भांति का जो लिटरेचर है, हिमाचली जो लिटरेचर है वो आपको मिल जाएगा हिमाचल का। चलो हिमाचल, गोवा में कि मान लीजिए वहां पर कोई क्षेत्र है, वहां पर पुर्तगाली साहित्य आसानी से उपलब्ध है, या केरला में कोई गांव है त्रिवेंद्रम के पास, वहां पर मलयाली साहित्य आसानी से उपलब्ध है, लोग मलयाली भाषा भी सिखाते हैं, करेक्ट। तो अब यहाँ पर है क्या चीज, अब यहाँ पर है क्या चीज कि इन सब के आधार पर हम लोग देखते हैं कि लोग इन क्षेत्रों की तरफ आएंगे, यहाँ पर रहेंगे और होगा क्या, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि हमारे देश के अंदर में, हमारे गांवों में अनेकों कला के रूप हैं। अरे गांव में आप जाओ, घरों की दीवारों के ऊपर में आपको आर्ट दिख जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से निकली है, मधुबनी जो बिहार के अंदर में क्षेत्र है, वहां पर अगर आप देखें तो लोग घरों की दीवारों पर, घरों की फर्श के ऊपर में चित्र बनाया करते थे। ऐसे ही आप देखो वर्ली, वर्ली महाराष्ट्र में है ना, वर्ली महाराष्ट्र में है, यहाँ की भी पेंटिंग्स है। आप राजस्थान जाओ, श्रीनाथ जी की बड़ी पूजा होती है, भगवान कृष्ण का अवतार माने जाते हैं श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी के मंदिर के आसपास कपड़े के ऊपर में बेहतरीन पेंटिंग बनाई जाती है। पट्टचित्र का बड़ा शानदार एग्जाम्पल है श्रीनाथ जी के मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बनाए जाने वाले चित्र। अगर कोई राजस्थान में इस एरिया से हो तो बता देगा इस बात को कि सर बिल्कुल है, और देखा होगा तो अब आपको मालूम चल रहा है कि जो चीज आपके क्षेत्र में है वो कितने काम की है, वो नेशनल लेवल पर कितनी पॉपुलर है। बिल्कुल, नाथ द्वारा के अंदर में, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे निकल सकता है, ऐसी जगहों से क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं कि मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना को कब शुरू किया गया, मंत्रालय कौन सा है, नोडल एजेंसी कौन सी है। तो मंत्रालय तो दिमाग में आप गेस कर लोगे, मेरा गांव मेरी धरोहर, संस्कृति मंत्रालय होगा, गेस कर लिया, ठीक। लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, एजेंसी कौन सी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ध्यान रखना है इसको। ओके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। अब यहाँ पर गांव, ब्लॉक, जिला, उनकी जो अद्वितीय चीजें हैं, जो यूनिक आइटम्स हैं,
इनको डॉक्यूमेंट किया जा रहा है इनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए, राइट। और इसमें कितनी श्रेणियां हैं? 7 से 8 श्रेणियां हैं। मान लो किसी गांव के अंदर में कुछ खास किस्म के पौधे मिलते हैं, राइट। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस गांव के लोगों ने एक अनूठा मॉडल पेश किया है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनूठे प्रयोग, जैसे केरला में गांव है, उस गांव के अंदर में जितने भी लोग हैं सब संस्कृत बोलते हैं। जी हाँ, संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत में ही बातचीत करते हैं। तो अनूठी बात है कि नहीं? एकदम यूनिक बात हो गई। तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये प्रोग्राम खूब चला था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके अलावा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के आधार पर भी इन गांवों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप जरा देखना, अब जरा आप यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। कुछ एग्जाम्पल, बिना उदाहरणों के बात अपनी अधूरी है। बिना उदाहरणों के बात क्या है? अधूरी रह जाएगी, राइट। एक बात ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा में आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें कि आप वहां पर अगर उत्तर लिखते हैं तो उत्तर के अंदर में आप आंसर एग्जाम्पल जरूर ऐड करें। उदाहरणों की हमेशा आवश्यकता रहती है। चलिए मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, आप ध्यान से देखिए। पारिस्थितिकी आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक है, 3 आधार उठा लिए हमने। ऐतिहासिक आधार पर, करेक्ट बात है। चलिए यहां देखिए, एक गांव है हमारा, ठीक है, बिश्नोई विलेज, बिश्नोई गांव कहां पर है? राजस्थान में है। बिश्नोई एक समुदाय है, मेरे कई सारे मित्र हैं बिश्नोई समुदाय से आते हैं, और वो हमेशा बताते हैं कि जो ब्लैक बक है, जो यहाँ पर काला मृग है, चिंकारा भी कई बार कह देते हैं, हिरन होता है, मृग मतलब हिरन है, वो उसको इसकी पूजा करते हैं, उसको बड़ा सम्मान करते हैं, उसका बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उसका। ओके, ऐसे ही आप देखो उत्तराखंड में रैनी विलेज है, रैनी गांव है। अब रैनी गांव से ही चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, जहां पर महिलाएं पेड़ों को, पुरुष पेड़ों को, महिलाएं पेड़ों को ऐसे हक कर लेते थे, चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे, पेड़ काटना है तो पहले कुल्हाड़ी हम पर चलाओ। लोगों ने एकदम नया काम कर दिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे। रैनी गांव उत्तराखंड में। ऐसे आप देखें मोढेरा गांव कहां पर है? गुजरात में है। मोढेरा सुनिए, मोढेरा सन टेम्पल भी है, मोढेरा में सूर्य मंदिर भी है बच्चों, और बेहतरीन सूर्य मंदिर है सोलंकी शैली में। और यहाँ पर सोलर पावर्ड, ये भारत का ऐसा गांव है, पहला गांव है भारत का जिसमें जो बिजली की जो सप्लाई है वो कहां से आती है? सोलर पावर से। अब इससे बढ़िया चीज और क्या होगी कि सूर्य जी का, भगवान सूर्य को समर्पित एक ऐतिहासिक मंदिर भी है, और पूरे गांव में जो बिजली आती है वो सोलर पावर से आती है। मोढेरा स्टेडियम भी है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व में आ जाओ तो कांदेल एमपी के अंदर में है, जल सत्याग्रह के लिए पॉपुलर है। सुकेती गांव कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, और एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म अवशेष पार्क, एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क यहीं पर है। और पंडरे थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडरे थान, यहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं के मंदिर हैं। पंडरे थान मंदिर ये बहुत बहुत प्यारा पॉइंट है। जब सूफी परंपराओं को पढ़ाते हैं तो अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बिल्कुल जोड़ूंगा, शैव परंपरा से संबंधित है। और यहाँ पर एक महिला संत थी, सुनिए, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ किताबों में नहीं मिलेगा तुमको। पंडरे थान में ये अपने नोट्स में आप जरूर लिखना,
शिव मंदिर है, यहाँ पर क्या है, शिव मंदिर है। और यहाँ पर एक महिला संत थी, लाल देद, लाल देद, या कई जगहों पर लाल देवी भी कहते हैं। आई बात समझ में? ये महिला संत बहुत पॉपुलर है पंडरेथान कश्मीर के अंदर में। और अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको जोड़ के बता रहा हूं। कश्मीर में एक सूफी संप्रदाय है। क्या है? कश्मीर में एक सूफी संप्रदाय है और इसका नाम है ऋषि संप्रदाय। क्या नाम है इसका? ऋषि संप्रदाय। और ऋषि संप्रदाय को आरंभ किसने किया था? इसको आरंभ किया था नंद ऋषि ने। किसने आरंभ किया था? नंद ऋषि ने। अब यहीं पर जादू है। नंद ऋषि पता कौन थे? आपको नाम से लग रहा होगा हिंदू है, लेकिन नंद ऋषि पता कौन है? नंद ऋषि का ओरिजिनल नेम था शेख नूरुद्दीन। शेख नूरुद्दीन। तो अब कुछ तुमको समझ में आया कि जो यहाँ पर ऋषि संप्रदाय है, जो कि सूफी संप्रदाय है, राइट, इस पर असर किसका है? शैव परंपरा का। शैव परंपरा का है, महिला संत लाल देद का असर है। आप एक बात समझ पाए यहाँ पर कि हिंदू परंपरा और इस्लामी परंपराएं जुड़ रही हैं आकर के। ये पॉइंट आपको समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर उभर के हमारे सामने आया है, राइट। ये इस स्लाइड पर तुमको जितने गांवों के नाम बताए हैं, सुनिए, जितने गांवों के नाम बताए हैं ये लिख लेना इनके महत्व के साथ में। एग्जाम में मैचिंग में